बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ फातिमा। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने लगा है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। बहुत इजी सा चैप्टर है ये, ठीक है जी। रेस्पिरेशन क्या होती है? ये हमारे पास दो किस्म की होती है, ठीक है जी। एक होती है सेलुलर, या इसे हम इंटरनल भी कह सकते हैं, और एक होती है ऑर्गेनिजमिक रेस्पिरेशन। सेलुलर, ऑर्गेनिजमिक, ठीक है जी। अब जो सेलुलर है इसे इंटरनल का नाम भी दे सकते हैं हम, और जो ऑर्गेनिजमिक है इसे एक्सटर्नल, ठीक है। अब जो असल में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना, रेस्पिरेशन की अगर बात करूँ वो होती क्या है, वो कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। अगर मैं सेलुलर लेवल पे बात करूँ, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बनाते हैं एनर्जी को। एनर्जी किस फॉर्म में बनते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है जी। एटीपी की फॉर्म में हमारे पास बनती है एनर्जी, जो है ना। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये रेस्पिरेशन होती है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाता है, और CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है ये फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है जी। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास जो है ना दो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले अगर बात करें तो ये डेवलप कहाँ से होता है? इसे मीजोडर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करती है। ये मैंने एनिमेलिया में भी आपको करवाया था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये दो किस्म के होते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक या एयर पैसेज वे भी इसे कहते हैं, और एक होता है लंग्स, ठीक है, जहाँ से रेस्पिरेशन होती है। जो एयर पैसेज वे या रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है इसमें ये फर्दर डिवाइड होता है लोअर और अपर में, लोअर में और अपर में। जो अपर होते हैं ना उसमें हमारे पास आता है नॉस्ट्रिल। ये पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रिल का जिक्र करके पूछ लेंगे ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है या अपर, तो इससे फिर आपने ये लाजमी जो भी मैं पॉइंट लिखवाती हूँ लाजमी याद करना है। इसके अलावा नेज़ल कैविटी एंड देन फेरिंग्स। और लोअर की अगर हम बात करें तो अपने लोअर से L से याद रखना है, ये लैरिंक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास ये ओवरऑल इसका थोड़ा सा हो गया, ये स्टार्टिंग होगी। इसके बाद अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ जो हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट करनी है वहाँ से जी। तो ये हमारी अब डायग्राम बन गई है, ये टूटी फूटी सी बनी है, लेकिन चलें समझ आ जाए क्या। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हमारे पास इस डायग्राम से। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये है नॉस्ट्रिल्स, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होती है, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के टोटल हमारे पास 6 पैसेज वेज होते हैं, यानी कि इसके जो पाथवे है ना वो 6 हैं टोटल, ठीक है। और 3 ईच, 2 हमारे पास नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ठीक है जी। तो इसके 6 टोटल पाथवे हैं जिनमें से 3 ईच में डिवाइड हो रहे हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इस तरह से एयर यहाँ पे हमारे पास फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से वो हमारे पास जो है ना एयर नेक्स्ट कंटिन्यू की, यहाँ पे ये इस तरह से एपिग्लॉटिस होता है।
आपने याद रखना है फेरिंग्स एक वाहद एक ऐसा पोर्शन है जिसे थ्रोट भी कहा जाता है, ठीक है जी। फेरिंग्स को थ्रोट भी कहा जाता है। ये जो है ना हमारे पास एक कॉमन पाथवे है एयर के लिए भी और जो फूड है उसके लिए भी, ठीक है जी। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड बोथ, ओके जी। जो एपिग्लॉटिस होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनता है, इलास्टिक कार्टिलेजेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास लैरिंग्स है, ये मेरे हाथ से ये रिफ्लेक्शन हो रही है। ओके जी। अच्छा जी, ये लैरिंग्स है हमारे पास। जो लैरिंग्स होते हैं ना ये इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम्स होते हैं, एपिथेलियम होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसी में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये यूँ करके ट्रकिया आ जाता है, ठीक है। ट्रकिया इसमें हमारे पास 15 से 20 जो है ना सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से सी शेप से बने होते हैं। फिर वो ऑनवर्ड हमारे पास जा रहे हैं तो हमारे पास ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। अगर इसकी हम देखें विड्थ देख लें तो 2 to 2.5 होती सेंटीमीटर है इसकी विड्थ, ठीक है जी। और इसमें भी हमारे पास ये जो है ना ये म्यूकस इसमें सिक्रीटिंग होता है, ठीक है जी। सिलिएटेड एपिथेलियम है और इसके अलावा इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजेस सी शेप्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है ना इसमें ये हमारे पास 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर, सॉरी सेकेंडरी ब्रोंकाई एल्वियोलर, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो इसी की तरह की प्राइमरी की ही शेप की तरह होती है, लाइक सेम होते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई में ये सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्शियरी आ जाता है ब्रोंकाई। उसकी अगर हम बात करें तो इसे सेगमेंटेड भी कहते हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई। इसी सेगमेंटेड ब्रोंकाई में ये 10 जो है ना होते हैं, एक 1 लॉन्ग जो लेंथ होती है ना उसमें तकरीबन 10 होते हैं, ठीक है जी। एक ये चीज़ आपने याद रखनी कि जो इसमें 15 से 6 सी शेप कार्टिलेज होते हैं ना ये हाइलीन कार्टिलेज होते हैं, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हाइलीन कार्टिलेज इज़ मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो है ना, ठीक है, ये अब जो हमारे पास एक सरफेस सा जो एक सरफेक्टेंट सा मैंने बनाया हुआ है इसे कहते हैं एल्वियोलाई। इसमें कोई मसल नहीं होता और कोई कार्टिलेज नहीं, ठीक है जी। ये हमारे पास इसमें होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है जी। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो नॉस्ट्रल्स होते हैं ना इसमें हमारे पास होता है हेयर होते हैं, ठीक है, म्यूकस होता है। इनके फंक्शंस भी मैं बताती हूँ इसी, ठीक है जी। इसका टेम्परेचर होता है 30। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जो हमारे पास हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो जो होता है डस्ट पार्टिकल्स अगर कोई होते हैं एयर में, और कोई भी अगर कोई भी डस्ट होता है वो हेयर उसको अपने अंदर जो है ना उन्हें फिल्टर कर देता है एयर को। इसके अलावा जो म्यूकस है वो भी उसको अपने अंदर अगर कोई रह जाता है डस्ट पार्टिकल हेयर से बच जाता है तो वो म्यूकस, उसके अलावा जो हमारे पास टेम्परेचर है मेंटेन करते हैं इसका, कि मतलब अगर एयर का टेम्परेचर हाई है तो उसको, या लो है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे 30 टेम्परेचर पे लाने के लिए भी, ठीक है जी, ये काम करता है इसीलिए, ठीक है जी। दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। के बाद अगर मैं एक एल्वियोलाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो एल्वियोलाई मैं यहाँ पे एक अलग से लिख देती हूँ।
एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और जो एयर सैक है, नहीं ये अभी हम इसके एक स्ट्रक्चरल यूनिट है एल्वियोलाई। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो इलास्टिन कोलाजन होता है, इलास्टिक कोलाजन, ठीक है जी, इसकी जो है ना इसकी अगर अमाउंट देखें तो 700 मिलियन होते हैं दोनों लंग्स में। लाइक पर लंग हमारे पास 350 हो जाता है, 350 मिलियन, ठीक है जी। और इट इज़ अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। ये एल्वियोलाई के बारे में एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं अगर एयर सैक की बात करूँ तो एयर सैक के इस बारे में सिर्फ अपने ये याद रखना है कि एयर सैक इज़ फंक्शनल यूनिट। एयर सैक जो है वो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है ऑफ रेस्पिरेशन, और जो एल्वियोलाई है ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हम हमारे पास एक हेडिंग है सेल्स इन एल्वियोलाई। सेल्स इन, ये सेल में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है जी। जो टाइप 1 है वो इन्वॉल्व होते हैं गैसियस एक्सचेंज में, और जो टाइप 2 होते हैं वो हमारे पास एक लिपोप्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन, ठीक है जी। अब ये जो लिपोप्रोटीन है ये एक असल में सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट किसे कहते हैं? उसे जो रिड्यूस करता है सरफेस की टेंशन को। अब इससे मुराद क्या है? मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। एक जो है ना डिजीज़ से, आरडीएस जिसे कहा जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, जो प्रीमेच्योर अगर मतलब बच्चे की कोई बेबी हो जाता है, प्रीमेच्योर किसी की बर्थ हो गई है, ठीक है, और इतनी कि उसमें अभी तक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट नहीं हुई है, उसमें अभी तक कोई सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी जो ब्रीथिंग है उस फिनोमिना में, उस प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आती है, तो सर्फेक्टेंट की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है जी कि ब्रीथिंग अगर नहीं सही से हो रही तो सरफेस टेंशन, सरफेस जो है ना उस पर टेंशन इंक्रीज़ कर दी जाती है, ठीक है। तो बाज़ का डेथ भी हो जाती है, लेकिन इसका ये होता है कि अगर मतलब क्योर इसका कर दिया जाए टाइम पे तो वो हो जाता है ठीक बच्चा, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जो है ना डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्रीथ नहीं वो सही से बेबी कर पा रहा होता, और उसकी वजह से जो है ना उसको डिज़ीज़ होती है जिसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि सरफेस की टेंशन इंक्रीज़ कर देती है। असल में इसका सर्फेक्टेंट का काम ही होता है कि वो सरफेस की टेंशन को डिक्रीज़ करे। जब ये नहीं प्रोड्यूस हो तो सरफेस टेंशन इंक्रीज़ कर देती है और ब्रीथिंग नहीं हो पाती, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारा रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी हम लंग्स करेंगे। अब लंग्स की बारी, लंग्स इसमें हमने ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ही है इसके बारे में जितनी रेस्पिरेशन के लिए नीड है इसकी, ठीक है। लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लेफ़्ट एंड राइट लंग्स। 2 लंग होते हैं, लेफ़्ट वन एंड राइट, ठीक है जी। जो लेफ़्ट है इसमें 2 लोब्स होते हैं, और जो हमारे पास राइट है इसमें 3 लोब्स होते हैं। ये हमारे पास 44% ऑफ रेस्पिरेशन करता है, और ये 56% ऑफ रेस्पिरेशन करता है। जो राइट लंग है वो साइज़ में ज़रा बिगर होते हैं, इसके लोब भी 3 हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, मीडियन लोब्स, ठीक है जी। तो ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ये रेस्पिरेशन भी मतलब ज़्यादा परसेंट भी करते हैं। दे बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, ठीक है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं रिब्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ना प्लूरल मेम्ब्रेन भी इन्हें प्रोटेक्ट करती है।
प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो किस्म की होती हैं, एक आउटर और एक इनर होती है। ठीक है, जो आउटर है इसे पेराइटल भी कहा जाता है, जो इनर है इसे विज़रल भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसे कहा जाता है पेराइटल फ्लूइड। ठीक है, एंड लंग्स प्ले पैसिव रोल इन द इम्यूनिटी, ब्रीथिंग, पैसिव रोल प्ले करते हैं इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई चीज़ कमेंट करके मुझे बता दिया करें वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।